हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 को हल कर लिया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला हेडिंग आ रहा है 1.9 वाला हेडिंग, वो है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। ठीक, तो अब यहाँ पे वेन डायग्राम समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पे पड़ा है। ठीक, इन आरेखों में आयत और बंद वक्र समांतर वृत्त कह सकते हैं आप उसे, वो होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चय को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप यहाँ आकृति में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आयत में है यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूनिवर्सल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा उप समुच्चय है इसका। ठीक, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पे, और सेम चीज़ इसमें भी हुई है, ये पार्ट हमारा जो है यूनिवर्सल वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, पहली वाली जो सर्किल है ये आपका ए है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड वाला सर्किल है ये वाला, ये आपका बी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्स, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए कि पहले वाले आकृति को, आकृति 1.2 को देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक की सारी गिनतियाँ दी हुई हैं, लेकिन देखिए ये तो 1 से 10 तक की सारी गिनतियाँ वो आपका यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। लेकिन इसमें देखिए ए के अंदर क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। सेकेंड में देखते हैं तो यूनिवर्सल में इसमें भी 1 से 10 तक दिया हुआ है। अब देखिए ए में दिया है 2, 8, 10। ठीक, 8 अगर ए में देखेंगे तो बी का भी ए में आएगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 सब इसमें आ रहा। बी को देखेंगे तब आपको केवल 4 और 6 मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी जो है ए का सबसेट है। ठीक, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। जैसा कि मैंने कहा था 1 से 10 तक की जो सारी जो समुच्चय है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। 2, 4, 8, 10 वो आपका जो है ए के अंदर आ जाएगा। ए के अंदर, ए तो ये पूरा है ना आपका, ए आपका ये पूरा है। अब बी ना, बी तो यहाँ पे आपका बदल गया, ये बी है, ये अंदर वाला बी है, लेकिन ए तो ये पूरा है, तो इसलिए हम इसको बी सबसेट ए लिख सकते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ेंगे अगले हेडिंग पे, और यहाँ पे हमारा जो अगला हेडिंग है वो है समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, अब देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय है। ठीक, अब ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के भी अवयव हो और के साथ साथ बी के भी सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाए। इसको प्रतीक यूनियन, इसको हम लोग यूनियन का प्रतीक बोलते हैं, का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ए यूनियन बी इसको पढ़ेंगे। ठीक, या फिर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए सम्मिलन बी, और इसे जो है ए सम्मिलन बी। देखिए जैसा कि मैंने कहा लिखा है, आप देखिए उदाहरण समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है और बी इज इक्वल टू 6, 10, 12 है। ठीक, अब कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होगा कि आपको वो सारी संख्याएं तो लिखनी है जो ए में है और बी में है, और वो संख्याएं भी लिखनी है जो दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6, 8 दोनों में कॉमन है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। एक हो जाएगा 6 आपका 8, और फिर यहाँ पे ये 10 भी हो जाएगा और ये 12 भी। ठीक, तो ये होता है यूनियन सम्मिलन। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए सेम चीज़ वही लिखा है कि जब हम लोग लिखेंगे तो ए के सारे अवयव भी लिखेंगे और बी के भी सारे अवयव लिखेंगे, और वो जो दोनों में कॉमन होगा उसे केवल एक बार लिखेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 क्या है, तो उदाहरण नंबर 13 में देखिए एक तरफ वॉबल दिया है ए में और बी में ए आई यू केवल दिया है। अब कह रहा है कि इसका सम्मिलन करना है, तो इसके सम्मिलन जब करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका ए ही तो आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो ए ही आएगा। तो इसलिए इसको ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 14 भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो उदाहरण नंबर 14 कह रहा है कि मान लीजिए x इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर
कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय के हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है। अब कह रहा है कि वाई कह रहा है कि गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थी है जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। अब एक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है, तो एक्स में राम, गीता, अकबर है और वाई में गीता, डेविड, अशोक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम, सीता, राम गीता और अकबर, डेविड, अशोक, क्योंकि देखिए यहाँ गीता दोनों में है। ठीक, तो गीता को हम एक बार लिखेंगे और भी सबको लिखेंगे। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होती है इसकी। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा कह रहा है कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है, उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है, प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे किस तरह लिखेंगे उसको कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को या फिर एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए ये आपका यूनिवर्सल वाला पार्ट है, ठीक, और ये नीला वाला पार्ट आपका ए है और इधर वाला बी है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका ए यूनियन बी है। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ गुणधर्म है, तो यहाँ पे गुणधर्म भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, अगर आप वो चीज़ ए यूनियन बी है तो उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। सेकंड कह रहा है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर कह रहा है यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी सी। इसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए हम लिखते हैं 2+3, ठीक, 2+3+4 लिखें या इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूं इस तरह कि 2+3+4। ठीक, बात तो एक ही है, जोड़ेंगे तो आएगा तो 7 ही, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है वही। अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला देखिए कह रहा है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ठीक, तो फाई क्या है, फाई तो खाली है, रिक्त है, तो उसका तो अगर यूनियन कराएंगे तो हमको ए ही मिलेगा। ठीक, अभी फोर्थ कह रहा है कि ए यूनियन ए, अगर ए यूनियन ए भी कराएंगे तो भी हमको ए मिलेगा, इसको वर्ग सम नियम कहते हैं। अब फिफ्थ वाला कह रहा है कि यूनिवर्सल को अगर हम लोग ए से कराएंगे तो यूनिवर्सल ही मिलेगा। ठीक, तो इसको यूनिवर्सल का नियम कहते हैं, यानी यू का नियम कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पे। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग सम्मिलन पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ। ठीक, तो यहाँ पे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन पढ़ना है हमको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो ए में भी हो बी में भी हो, हमको सिर्फ वही लिखना होता है। इसका प्रतीक इस तरह होता है। ठीक, इसको हम लोग इंटरसेक्शन का प्रतीक, इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं ये। ठीक, अब इसको निरूपित करने के लिए जो है, इंटरसेक्शन को निरूपित करने के लिए आपको ये साइन यूज़ करना है। और अब ध्यान रखिएगा दोनों का साइन, यूनियन करने के लिए आपको ये और इंटरसेक्शन करने के लिए ये। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब उदाहरण नंबर 12 जो था हमारा, उसमें था 2 4 6 8 और ए में था, ए में क्या था आपका, ए में था आपका 2 4 6 8। ठीक, और बी में क्या था, बी में था आपका 6 8 10 और 12। ठीक, ये चीज़ें थी। अब देखिए इसमें से सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो इसमें से सर्वनिष्ठ आपको यहाँ पे देखिए 6 और 8 इसमें भी है, 6 और 8 इसमें भी है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आएगा 6 और 8। ठीक, तो इसमें वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं, और यूनियन में वो चीज़ें भी लिखनी होती हैं जो कॉमन भी हैं और जो कॉमन नहीं भी हैं। तो आई होप आपको बातें क्लियर रही होंगी। तो सेम चीज़ है इसमें। अब देखें यहाँ पे उदाहरण नंबर 16 था हमारा कि राम, गीता और डेविड एक टीम में है और राम, गीता, अकबर, अशोक एक टीम में है। तो उसमें से कॉमन क्या थी, गीता, तो यहाँ पे गीता आंसर हो गया। अब देखें यहाँ पे एक और उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण कह रहा है कि मान लीजिए कि ए में 1 2 3 4 1 से 10 तक ये सारी गिनती हैं, बी में है 2 3 5 7 है। अब यहाँ पे हमको दर्शाना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यानी ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाना है। तो देखिए जब ए सर्वनिष्ठ बी दर्शाएंगे तो जो आंसर आएगा वो बी ही तो आएगा, वो आंसर बी ही तो आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, बी वाला पार्ट ही तो कॉमन है, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बी जो है वो ए का उपसमुच्चय भी है।
ठीक, ये बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब यहाँ पे परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा कह रहा है कि समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में है। ठीक, यहाँ पे सेम प्रोसेस होता है कि यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स होता है वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आकृति से समझिए, देखिए ये आपका यूनिवर्सल वाला पार्ट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे ये आपका जो है ए है और ये आपका बी है और बीच वाला पार्ट आपका ए यूनियन बी है। ठीक, तो मतलब जो ए में भी कॉमन हो बी में भी कॉमन हो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये लिखा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आ जाए तो उस समय ए और बी जो होता है असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। वो उदाहरण देखिए तो ए में देखिए दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी में जो दिया हुआ है 1 3 5 7, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका जो मतलब जो दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है तो हम तो यही लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ठीक, तो ये जब फाई आ जाएगा तो ये हमारा जो समुच्चय होगा वो असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक, वो जो हमारा समुच्चय होगा वो असंयुक्त समुच्चय होगा। आकृति से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल है ये, और ये हमारा ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट। अब देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये हमारा जो असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब ये आगे बढ़ते हैं इसके गुणधर्म की तरफ। अब यहाँ पे गुणधर्म देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है, इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन सी फिर इज इक्वल टू कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको ब्रैकेट में इसको सहचर नियम सेम उसी तरह कि 2 + 3 या +4 लिखिए या 2 3 ब्रैकेट में लिखिए +4 लिखिए या फिर 2 बाहर लिखिए 3 + 4 ब्रैकेट में लिखिए, बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 से अगर हम इसका इंटरसेक्शन कराते हैं तो हमको 5 ही मिलेगा, पता है ये तो हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग इसका u से इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमको a मिलेगा, यहाँ पे u नहीं मिलेगा। ठीक, और a का a से इंटरसेक्शन कराएंगे तो a मिलेगा, जिसको हम लोग वर्ग सम नियम कहते हैं। अब पांचवा देखिए यहाँ पे क्या है, अब पांचवा कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b फिर इंटरसेक्शन c हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक बार आएगा a इंटरसेक्शन b, फिर बीच में आप यहाँ पे देखिए तो यूनियन है, बीच में यूनियन है, फिर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, इसको वितरण या बंटन का नियम कहते हैं। ठीक, ये आपका जो है 12th क्लास में भी है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कुछ होता नहीं, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यू अगर दिया हो ब्रैकेट में तो यहाँ पे जो हमारा होगा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर बीच में हो जाएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी एक ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए इसको जो है और भी आसानी से समझाया गया है आपको आकृति में, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। तो आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हेडिंग की तरफ, और यहाँ पे हमारा जो अगला हेडिंग है वो है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, तो यहाँ पे समुच्चयों का अंतर में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी इसी क्रम में लिया जाए। प्रतीकात्मक रूप में इसको डैश से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको डैश से प्रदर्शित करते हैं और पढ़ने की ए डिफरेंस बी या फिर ए अंतर बी। ठीक, अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बी में दिया है 2 4 6 8। अब जब इसका अंतर निकालेंगे तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए डिफरेंस बी लिखा हो तो हम ए को आगे लिखेंगे, और अगर बी डिफरेंस ए लिखा हो तो हम बी को आगे लिखेंगे। ठीक, बी के समुच्चय लिखेंगे। तो देखिए पहले तो ए बोला है तो ए का जब हम लोग लिखेंगे यानी ए डिफरेंस बी तो कौन कौन सी आएंगे, तो आएगा देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया है, 1 नहीं दिया हुआ है, 3 नहीं दिया हुआ है और 5 नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है बी डिफरेंस ए ज्ञात कीजिए, तो बी डिफरेंस ए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, तो ए में 8 नहीं दिया हुआ है और बी में 8 दिया हुआ है। ठीक, तो ये सेम चीज़ होती है, अगर जो चीज़ आगे है आपको उसी का डिफरेंस लिखना है। ए आगे है तो ए का लिखेंगे, बी आगे है तो बी का लिखेंगे। ठीक, अगर वो दोनों चीज़ है उसमें तो उसको हम लोग इक्वल टू के साइन से प्रदर्शित कर देंगे, अगर नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू। जैसे देखिए ए यहाँ ए डिफरेंस बी में 1 3 5 था, बी डिफरेंस ए में केवल 8 था, इक्वल टू नहीं, इसलिए हमने उसको बीच में से
इज़ नॉट इक्वल टू का साइन वहाँ पे लगा दिया गया। अब उदाहरण एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 19वां। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि वॉवेल्स है A, I, O, U और बी दिया है A, I, K, U। अब कह रहा है वी डिफरेंस बी और बी डिफरेंस वी ज्ञात कीजिए। तो वी डिफरेंस बी में तो हमारा कौन कौन सी आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ई और ओ, ये हमारा वी डिफरेंस बी में आ जाएगा। अब कह रहा है कि बी डिफरेंस वी ज्ञात कीजिए। तो बी डिफरेंस वी जब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, तो वी डिफरेंस बी जब ज्ञात करेंगे तो केवल के आएगा। ठीक, केवल के आएगा क्योंकि बी में के एक्स्ट्रा दिया हुआ है लेकिन वी में नहीं है। तो जो चीज़ आगे होगी हमको उसका डिफरेंस लिखना होगा। सिंपल बात बस यही है कि जो चीज़ आगे है हमको उसका डिफरेंस लिखना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको जो है आकृति से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डिफरेंस बी है और यहाँ पे आपका जो है बी डिफरेंस ए है, और ये जो बीच का पार्ट होता है वो हम सभी जानते हैं कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है। अभी टिप्पणी पे चलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो थोड़ा टिप्पणी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे टिप्पणी क्या कह रहा है कि समुच्चय ए डिफरेंस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, जैसा कि आकृति 1.9 में प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक, अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। सम्मेलन से मतलब यहाँ पे यूनियन का, और यूनियन का साइन कुछ इस तरह होता है। तो चलिए सीधे हम लोग इससे ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे जब हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि x = 135 और y = 123। अब इसका हमको सम्मेलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x यूनियन y। अब यहाँ पे पहले हमको वो लिखना होता है जो कि दोनों में है। तो देखिए 1 दोनों में है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, वो भी लिखना होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखना होता है। अब देखिए 1 लिख गया। अब देखिए 3 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे ये हमारा 5। ठीक, तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, ए में दिया है सारे वावेल और बी में दिया हुआ है ABC। अब इसका यूनियन क्या होगा, तो लिखेंगे ए यूनियन बी। अब यहाँ पे यूनियन में लिखेंगे पहला तो हमारा ए हो जाएगा, फिर बी, सी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और फिर यू। तो ये जो हमारा सेकंड वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। और यहाँ पे थर्ड वाला कह रहा है कि a = x सच x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज वही संख्या होंगी, यानी आप कह सकते हो 3 का टेबल। और यहाँ पे b वाला कह रहा है कि x सच x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कह रहा है 3 का गुणज। तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप ये लिखो, क्या लिख सकते हैं हम लोग देख लेते तो पहला, तो थर्ड वाला देखता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले लिख सकते हो a यूनियन b, या तो आप लिख दो यहाँ पे कि 1, 2, 4, 5, 3 कॉमन है। ठीक, 3 दोनों में आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1, 2, 4, 5 या संख्या 3 का गुणज। एक तो आप ये लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, या आप ये लिखो या फिर आप लिख दो कि 1, 2, 4, 5 और फिर यहाँ पे 3, 6, 9। ठीक, तो ये आप वहाँ तक लिखो। यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि हमको 3 अंक तक ले जाना है या कितना, तो सिंपली आप इतना लिख सकते हो। या फिर आप लिखो 1, 2, 4, 5 या संख्या 3 का गुणज, या फिर आप लिखो 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9, और जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक हम लिखेंगे। चलते हैं चौथे वाले पे, और इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए चौथा वाला क्या कर रहा है। चौथा वाला कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो मतलब यहाँ पे जो x है वो 1 से बड़ा है, लेकिन 6 से कम भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो कौन कौन सी संख्या आएंगी उसमें वो पहले देख लेते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो एक तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक, अब b वाला क्या कह रहा है, तो b वाला कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। मतलब 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, 7 है, 8 है और 9 है। तो मतलब ये सब है।
ए आपका 6 तक हो गया और बी वाला आपका 7 8 9। अब इसमें से हमको लिखना क्या है, इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन तो इसमें से आपका जो होगा तो हमको सिंपली यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे हमको लिखना यही है फोर्थ वाला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपको लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे एक्स सच डैट, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डैट 1, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ठीक, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे कि x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो बस इतना ही लिख देना है आपको। अब फिफ्थ वाले पे देखते हैं। तो फिफ्थ वाला देखिए क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाला दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमारा यूनियन आएगा वो आपका आएगा b, ए आएगा, ठीक, यहाँ पे हमारा जो यूनियन आएगा वो ए आएगा। तो फिफ्थ वाले का यूनियन सिंपली आप लिखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि 5 से जब कराएंगे तो हमको 1 2 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 5 तो रिक्त है तो उसमें तो कोई संख्या है नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि मान लीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू ए बी है और b इज इक्वल टू ए बी सी है, तो क्या a सबसेट b होगा या फिर a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो देखिए a के सारे यहाँ पे वो b में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये a सबसेट b होगा, यानी ये ट्रू है कि ये जो है a b का उपसमुच्चय है। अब यहाँ पे a यूनियन b ज्ञात करना है, तो जब a यूनियन b हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब a यूनियन b ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a यूनियन b इज इक्वल टू आपको यहाँ पे b ही मिलेगा, क्योंकि देखिए हमको a b भी लिखेंगे जो कॉमन है दोनों में और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो a यूनियन b जब कराएंगे तो यहाँ पे हमको b मिलेगा और यहाँ पे a जो है वो b का उपसमुच्चय भी है, ठीक, तो ये सिंपली आपको लिख देना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि a और b दो ऐसे समुच्चय है कि a सबसेट b, तो a यूनियन b क्या है। सिंपली एकदम सेकंड वाले की तरह है, आपको a को मानना है a b मानना है a b c, तो यहाँ पे सिंपली इसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे a जो होगा वो b का उपसमुच्चय भी हो जाएगा और सबसेट जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पे b मिल जाएगा, ठीक। अभी चलते हैं फोर्थ वाले पे। अब यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b 3 4 5 6 6 और C 5 6 7 8, D में 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। मतलब हमको ये एक तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे हमको सबका जो है यूनियन ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने से पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला दिया हुआ है A यूनियन B, ठीक, तो यहाँ पे A यूनियन B दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली बस फोर्थ का पहला दिया हुआ है A यूनियन B, तो सिंपली लिखेंगे। अब A यूनियन B में देखिए कौन कौन सी आ जाएंगी संख्याएं हमारी, 1 आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, जो कि 3 4 कॉमन तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड वाला है A यूनियन C, ठीक। तो A यूनियन C में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी आपकी, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 5 6 7 और 8, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब C वाला देखिए, तो C वाला है B यूनियन C, तो जब B यूनियन C कराएंगे तो कौन कौन सी संख्या हमको मिलेंगी। B यूनियन C कराएंगे तो आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 5 6 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 7 और फिर ये 8, ठीक। अब अभी फोर्थ वाले पे देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ वाला क्या कर रहा है कि B यूनियन D कराना है। अब B यूनियन D कराएंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा। इसको पहले मैं थोड़ा सा ये वाला चीज़ इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमको दिखाई दे। ये सेकंड वाला है, ठीक। अभी B यूनियन D कराएंगे तो यहाँ पे अब देखिए हमको क्या क्या मिलता है। एक तो हमको मिलेगा 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे क्योंकि देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 4 5 6 मिल जाएगा B से, और D से मिलेगा 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, ये इतना हमको मिल गया। अब फिफ्थ वाला है कि A यूनियन B यूनियन C,
तो फिफ्थ वाले लिखने के लिए जगह नहीं है, तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करता हूँ मैं। तो अभी फिफ्थ वाला लिखते हैं। अब फिफ्थ वाला क्या कर रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी कराना है। तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी कराएंगे तो देखिए हमको क्या क्या यहाँ मिलेगा। पहला तो हमको ए का 1 2 3 4 मिल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए बी और ए और बी में 3 4 कॉमन था, तो एक बार लिख लिया। अब 5 6 यहाँ पे मिलेगा, 5 6 भी कॉमन है बी और सी में से, और फिर यहाँ पे एक हमको मिल जाएगा 7 और 8, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी 6 वाला देखते हैं। अब 6 वाला क्या कह रहा है, 6 वाला कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी कराना है, तो चलिए कराते हैं। अब यहाँ पे हमको जो संख्याएं मिलेंगी वो मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये मिल गया, ठीक। अभी डी में लिखेंगे तो 7 8 9 10, मतलब 1 से लेके पूरा 1 से लेके 10 तक, ठीक। अब अभी सेवन्थ वाला देखते हैं। तो सेवन्थ वाला क्या कर रहा है कि आपको यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी कराना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या हमको मिल जाएंगी, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक, यही संख्या मिलेंगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बस इसको आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो सिंपली बस यही होता है। तो ये देखिए हमारे जो फोर्थ वाला ये कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं फिफ्थ वाले पे। अभी देखिए फिफ्थ वाला क्या कह रहा है। अब फिफ्थ वाला ये कह रहा है कि प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले हमने प्रश्न एक का जो यूनियन ज्ञात किया था, अब जो है हम इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन, हाँ तो चलते हैं अब इसका हम लोग जो है इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन सबसे पहले ज्ञात करनी थी, उसका साइन हमारा कुछ इस तरह होता है, ठीक। यहाँ पे पहला वाला क्या है, एक्स में 1 3 5 और वाई में 1 2 3 है। तो यहाँ पे पहला वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पे देखिए कॉमन हमको क्या क्या मिल रहा है, एक तो एक कॉमन है और दूसरा हमारा एक यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी, एक कराना है हमको ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमको केवल ए कॉमन मिल रहा है, ठीक। आपका ए दोनों में कॉमन है। अभी नीचे चलते हैं थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि वही प्राकृत संख्या 3 का गुणज, 3 का गुणज यानी 3 6 9। फिर यहाँ पे बी है 6 से कम। तो 6 से कम में अब यहाँ पे हमको क्या क्या कॉमन मिलेगा वो लिखना है। तो थर्ड वाला लिखते हैं। अब यहाँ पे कराएंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कॉमन तो केवल 3 ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि वो दोनों में है। फोर्थ वाला है कि एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है हमारा 1 से बड़ा है, 6 से 6 तक है, 1 से 6 तक है, और सेकंड में 7 8 9 है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक, क्योंकि एक में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 है, और बी कह रहा है 7 8 9, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक। फिफ्थ वाले पे चलते हैं। अब फिफ्थ का जब इंटरसेक्शन कराएंगे 5 के साथ ही कराना है, तो यहाँ भी आंसर हमारा 5 ही मिल जाएगा, ठीक। अभी तो गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो 6 7 8 9 और 11 12 वाला क्वेश्चन जो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो है हम लोग और जो बाकी क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व कर लेंगे।